अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, खुश आमदी जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके बारे में यकीनन अच्छा ही और मुस्बत ही सोच रहे होंगे, क्योंकि जनाब मुस्बत सोच और अच्छी गुफ्तगू जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। कि जब आप मेहनत करते हैं और आपकी सोच और आपकी गुफ्तगू मुस्बत होती है तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। और इस अमल से ना सिर्फ आपको फ़ायदा होता है बल्कि दूसरे भी इस अमल से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं और ऐसा करने से आपके वक़ार में और भी ज़्यादा इजाफा होता है। तो जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा गुमान करते हैं, तो आप पुरसुकून भी महसूस करते हैं और उस कैफियत के लिए आपके इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत असरअंदाज करता है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं दिल के मामलों के हवाले से। तो दिल इंसानी जिस्म का सबसे हसास ऑर्गन होता है और उसके मामलात भी बहुत ही हसास होते हैं, इसलिए इसकी केयर भी बहुत एहतियात से करनी होती है। लेकिन हमारी नामुनासिब ग़िज़ाई आदात और डेली रूटीन की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनमें दिल की बीमारियां सरे फहरिस्त आती हैं। पहले तो हम कभी सुना करते थे कि उम्र रसीदा लोग हैं वो इस बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन आजकल यंग लोगों में भी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट समेत कई खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से देखा जाए ना तो पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब ख़ुसूसन दिल का दौरा पड़ने से अमवात की शरह में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1.5 मिनट में एक शख्स दिल के अमराज में मुब्तला होता है और सालाना तकरीबन 80,000 अफराद दिल की बीमारियों के बायस जाबहक हो जाते हैं। दुनिया में हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा इंसान अमराज़ क़ल्ब के बायस वफात पा जाते हैं। और WHO ने खबरदार भी किया है कि अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो 2030 तक दुनिया भर में जो दिल के अमराज के सबब अमवात की शरह है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज आपको पता है कि आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दिल की बीमारियों के हवाले से। तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिल की बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे डॉक्टर आमिर रफ़ीक, इंचार्ज है इमरजेंसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। डॉक्टर आमिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुनीबा आपका। आपके प्रोग्राम जागो लाहौर के तवस्सुत से मौका मिला कि वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से अपना जो है नुक्ता नज़र जो है वो बताया जाए। इस वक्त जो है दुनिया में, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि अमराज़ क़ल्ब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो बेसिकली 29 सितंबर जो योम अमराज़ क़ल्ब के हवाले से मनाया जाता है, ये 2000 में स्टार्ट किया गया। फर्स्ट टाइम जो है इसको इनाग्रेट किया गया। WHO के तब के जो प्रेसिडेंट थे एंटोनियो बाई, उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया कि ताकि इसका मकसद ये है कि ताकि लोगों को आम फहम ज़बान में समझाया जाए कि अमराज़ क़ल्ब क्या है, हाँ, इनसे क्या, ये इनकी वजूहात क्या हैं और किन वजूहात की बिना पर लोग जो है इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका एक स्लोगन भी जो है वो रखा गया, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। दिल को जो है सबके दिलों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है जैसा कि आपने अपने पहले ही बहुत अच्छा एक इंट्रो दिया कि आपका दिल अगर मजबूत है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप जो है अच्छी जिंदगी और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं, सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर आमिर, हम पहले कभी ये सुनते थे कि सिर्फ ये जो बीमारी है, खासतौर पर दिल की बीमारी, ये उम्र रसीदा लोग या 40 साल या 50 साल के बाद लोगों में आती है। अब यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? ये आपने बहुत अच्छी एक बात जो है वो लोगों तक मतवज्जो कर रहे हैं, खासतौर पर जो यंग जनरेशन है उनके लिए। एक मिथ थी कि जी जो है ओल्ड एज है उसी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब जो है यंग पेशेंट स्पेशली इवन दो के 24-25 एज में हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं पेशेंट ये, जिनको दिल के दौरे के साथ वो हमारे पास आ रहे हैं। और इनके जो है जब एंजियोग्राफी की स्टडी हम करते हैं तो बाज़ों को स्टंट भी जो है ना वो उसमें एडवाइस किए जाते हैं या उनको डल रहे होते हैं। और खुदा ना खास्ता इवन दो बाईपास की तरफ, जिसे हम कैबिज कहते हैं, तो दिल की जो है ना ऑपरेशन जो है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है, जो अगर मैं इसे बुनियादी तौर पे कन्फाइन कर दूं चीज़ों को, तो सबसे पहले उसमें सिगरेट का पीना, स्मोकिंग जो है। सेकंड वन जो इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लाइक वो बैठना बहुत ज़्यादा आरामदेह, लाइक जिस तरह है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक्सरसाइज का ना करना। और थर्ड वन जो है, जैसे अब आपने बताया कि जो है फूड, जंक फूड जो स्पेशली अपनी खुराक का अच्छा ना रखना। फोर्थ वन जो है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और स्ट्रेस को
यू शुड नो आप हाउ टू डील द स्ट्रेस इन योर लाइफ। जिंदगी में जो अप्स डाउन आ रहे हैं तो उसमें अपने स्ट्रेस को कैसे डील करना है, और स्पेशली स्लीप पैटर्न, आपका सोना जो नींद जो है ना इसका पूरी करना वो बहुत जरूरी होती है। लेकिन जिस तरह आपने सबसे पहले जो कॉज बताई है स्मोकिंग की, इसके खासतौर पर अगर किसी को कहा जाता है ना कि आपको इस तरह की बीमारी हो जाएगी, स्मोकिंग कम कर दें, तो लोग कहते हैं कि नहीं, स्मोकिंग का दिल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके लंग्स को खराब करेगा, वो उस तक ही रहता है। तो ये बड़ी एक मिथ भी बनी हुई है। अच्छा, इसमें स्मोकिंग का ये है कि स्मोकिंग में भी हम डिवाइड कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव में जो स्मोकिंग कर रहा है, पैसिव जो उसके साथ में जो बैठ रहा होता है, ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है कि देखें, दिल में जो दिल की जो हरकत है, जो दिल में पंपिंग है, उसका पर्पस क्या है कि आपको जो साफ खून का मतलब हम लेते हैं, दीज आर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून जो जिस्म को पहुंचाना, और उसके बाद जो है जो कम ऑक्सीजन वाला खून है उसको वापस लेके जाना ड्यूरिंग इट्स पंपिंग। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आप कहें जी जहाँ दिल है कहाँ पर पड़ा है जी, फेफड़ों के दरमियान में पड़ा है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि जी आप कहें कि जो है वो नहीं कर सकता, तो नॉट पॉसिबल कि वो ये को रिलेट करते हैं आपस में दोनों चीज़ें कि खून को जब ऑक्सीजन चाहिए तो उसने कहाँ से लेनी है, वो फेफड़ों से लेनी है, और वो साफ खून लेगा वो आपके पूरे जिस्म को उसकी वो सप्लाई दे रहा है। तो इसलिए जो है ये स्मोकिंग जो है, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग जो करते हैं और जो पैसिव स्मोकर जो उनके पास भी बैठते हैं, बोथ आर इवन दो के बाद जो है इसमें हमारे जो फिजिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा। जी, वो साथ बैठने वाला जो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों से इफेक्ट हो रहा होता है। सेकंड वन जो है स्पेशली जंक फूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि कहा जाता है कि नहीं अभी हम जवान हैं, तो अभी जो मर्जी खाएं, जैसे मर्जी रहें, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। अपने लाइफस्टाइल को जो है हमें वो बेहतर करने की जरूरत है ताकि इस तरह की खासतौर पर दिल की बीमारियों से हम बच सकें। अच्छा, अब उम्र रसीदा लोगों, अगर 40+ या 50+ लोगों की तरफ मैं आ जाऊं, तो मुझे बताइए कि अगर 40 के बाद 50 के बाद हर किसी को क्या ये बीमारी हो सकती है? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि 50+ एज में भी हर किसी को दिल का मर्ज जो है वो लाहक नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं होता है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप यू आर एंथुसियास्टिक कि जी मैंने अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में रखना है, स्पेशली दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी डाइट बहुत अच्छी है, उसमें चल रही है, आप एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपकी इस तरह की हैबिट्स नहीं है। स्पेशली स्लीप पैटर्न के बारे में इंटरनेशनल डिस्कशंस भी हो चुकी हैं कि आप सुबह में जैसे रात को आप नींद अपनी पूरी कर रहे हैं और सुबह में बिफोर सनराइज आप उठ रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट सनलाइट से आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम स्टार्ट्स हो रहे थे, जो कि हेल्पफुल फॉर टू रिड्यूस योर डिप्रेशन। तो दैट इज़ अनदर टॉपिक। तो उसमें ये है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे। स्पेशली आप लोग देखते भी होंगे, या आप स्पेशली माशाल्लाह आप लोग मीडिया के साथ आपका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, आप स्पोर्ट्समैन को देखते होंगे कि आफ्टर 50s भी माशाल्लाह हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं दे आर वेरी फाइन, बट नॉट ऑल बिकॉज ऑफ के जी कोई खास चीज़ खाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन लाइफ। तो इस वजह से है, ये ज़रूरी नहीं है कि 50 के बाद एक आदमी कहे कि जी मुझे होनी है दिल का मर्ज, तो ये ऐसी बात नहीं है। दैट इज़ ऑल अबाउट मिथ्स कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखते हैं, अपनी डाइट को डाइट को अच्छा रखते हैं, तो इंशाल्लाह आप इससे बचे रहेंगे दिल के अमराज से। अच्छा, डाइट की किस तरह, अगर 40 साल के बाद वाले अगर लोग अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करें, कौन कौन सी चीज़ों को उनके अपनी डाइट के अंदर इन्वॉल्व करना है और कौन सी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल निकाल देना है? जी, उसमें यह है कि स्पेशली एक अगर हम कन्फाइन कर दें चीज़ों को, जंक फूड शुड बी सबसाइड। आप जंक फूड को बिल्कुल साइड पर कर दें, और उसके बाद ये है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, जैसे आप ब्रेकफास्ट बिफोर 8:30 और 9 बजे से पहले आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, घर में जो खाना खा रहे हैं उसमें आप एग भी यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रेड भी यूज़ कर रहे हैं, आप स्पेशली इसमें वेजिटेबल्स, स्पेशली मौसमी जो सब्जियां जिसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और मौसम का फल जो है जिस तरह वो जो भी अवेलेबल है, लाइक स्पेशली आजकल जैसे ग्रेप्स हैं वो बहुत अच्छा है, स्पेशली रिच जिंक होता है इसमें, तो आपकी वेसल्स को जो है ना बहुत अच्छा रखता है, इवन दो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है जिंक जो इन चीज़ों को। इसी तरह जो है मौसम की जो सब्ज़ी चल रही है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली स्मॉल मीट वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह एक आप जो सैलड बाउल यूज़ करें, जो भी वो यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है कोशिश करें कि रात का खाना भी जल्दी आप खाएं। रात का खाना लाइक बिफोर 8 PM जो है ना रात का खाना आप इस्तेमाल करें, ताकि और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिनर वो लें, ताकि आपका थोड़ा सा वो उसके बाद वॉक करें, थोड़ी बहुत वॉक करें या जो भी आप है, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद आप आराम करें, सोएं। तो इंशाल्लाह आप जो है दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन, कि आप दिल के अमराज से बचे रहेंगे। तो वो जिस तरह वो कहावत कहते हैं ना, पेश मर्ग ववेला, कि खुदा न खास्ता आप बीमारी में मुब्तला हों, दवाइयों में जाएं, उससे अच्छा ये है कि आप एहतियात बरतें। एहतियात बरतें, बिल्कुल ऐसी है।
अच्छा, जेनेटिकली भी क्या ये आगे जा सकती है, ट्रांसफ़र होती है? जी, ये जो मौरूसी जेनेटिकली भी ये चीज़ जो है वो आगे जा सकती है। किसके माँ बाप में अगर ये इशू है तो प्रॉब्लम है, दिल का मर्ज़ है या शुगर का अमराज है या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो बहुत ज़्यादा प्रोन है कि उनके बच्चों में भी ये मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है। प्रॉन मीन के इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उनमें ज़्यादा है चांस कि उनमें ये मसाइल हो सकते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनको होंगे। अच्छा, इनका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उनको होंगे। तो वो जब जिनके माँ बाप को ये इस तरह का मसला है तो वो दे आर अलार्मिंग कंडीशन सिचुएशन कि वो अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरह जिस तरह कहा जा रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को वो इम्प्रूव करें, लाइफस्टाइल को ख़ास तौर पे इम्प्रूव करें और आफ्टर 40s जो है फॉलो अप में भी रहें कि लाइक अपने बेस लाइन टेस्ट करवाए जा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल है वो करवाया जा सकता है, ब्लड टेस्ट डिफरेंट करवाए जा सकते हैं, अल्टरनेट डे पे अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें। अगर वो खुदा ना खास इस किस्म की कोई तंगी दिल में महसूस कर रहे हैं, चलने फिरने में, सांस लेने में, सीने में दर्द, तो वो अपने फ़ौरन अपने मौलवी से मशवरा करें। अच्छा, कि इससे पहले कि वो कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे पहले तो मैं आपके चैनल आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये क्लियरली बात बताना भी चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके माँ बाप को मसला है उनको भी ये दिल का मसला हो। तो अगर वो एहतियात बरत रहे हैं तो इंशाल्लाह वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आप उसको प्रिवेंट करके, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आप उसको रोक भी सकते हैं अपनी बेहतर लाइफस्टाइल के थ्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बड़ा देखा है कि जिनको दिल की बीमारियां होती हैं साथ उनको शुगर भी हो जाती है, साथ उनको बीपी का मसला हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका सही नहीं रहता, तो ये सारी इंटरलिंक्ड हैं बीमारियाँ? हाँ जी, ये ऐसे है कि इंटरलिंक ऐसे है कि बाज़ वैसे है कि थोड़ा सा इसको अगर हम इनके हेरारकी को चेंज कर ले तो अक्सर शुगर के अमराज इनको लाक होता है, तो वो उनमें क्या क़ुव्वत मदाफ़त या उनके जो है ना जिस तरह कमज़ोर होती है तो वो दूसरे किसी बीमारी को अडॉप्ट करने के लिए उनमें हो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल के लेवल स्पेशली बढ़ रहे हो, हाँ जी, आम लफ्ज़ों में से कहते हैं खून का गाढ़ापन, खून का गाढ़ा होना, उसमें चांसेस हैं कि उनका जब खून का गाढ़ापन होगा तो क्लॉट बन सकते हैं, तो दिल का मर्ज़ हो सकता है। इसी तरह शुगर का पेशेंट भी जो है उसमें भी इसी तरह खून में जो वो तब्दीली आ रही है उसके जिस्म में शुगर के बढ़ने से या बहुत ज़्यादा कम होने से, तो वो उसमें तब्दीली आएगी तो दिल का मर्ज़ उसको लाक हो सकता है। तो हम अपने ऐसे कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, खुदा ना खास्ता वो हो सकता है। तो अगर किसी को शुगर है तो डेफिनेटली अपना फॉलो अप उसका 3 माह बाद या 6 माह बाद जैसे उसके फिजिशियन ने या कार्डियोलॉजिस्ट ने उसे बताया वो उसको चेकअप में रखे। अगर खुदा ना खास्ता दिल का मसला तो वो बकाया चेकअप भी साथ में वो करवाए, खुदा ना खास्ता चीज़ को ऐड ना हो रही हो उसकी। फिर तो उन्हें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है उस पेशेंट को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो एहतियात सबसे अच्छी है, लाइक प्रिवेंशन इज़ वेरी गुड। और स्पेशली चलें आपके चैनल के तो से एक और भी चीज़ आपको बताएं कि हमारे जो है जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कोलैबोरेशन से हम लोग दोबारा से हर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो पंजाब के हैं उसमें प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को का एक मैसिव प्लान प्रिपेयर हो रहा है कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को भी साइड बाय साइड चलाया जाए। हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इस वक्त तो चल रहा है जी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, अल्हम्दुलिल्लाह आउटडोर में भी है इंडोर में भी है। उसका बेसिक मकसद क्या है? दो उसके हैं कि एक हमारे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको दिल का मसला है, जब वो हमसे डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं तो हम उनको रेफर करते हैं कि आप प्रिवेंटिव में भी जाएं ताकि आप उनसे डाइट के प्लान अपना लें, डाइट शेड्यूल भी लें और अपनी एक्सरसाइज का भी शेड्यूल लें। वेरी इंपॉर्टेंट कि अब एक्सरसाइज या कहा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी क्या करवानी है, तो उसमें डिफरेंट है, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कौन सी है, आपकी योगा एक्सरसाइज टाइप कौन सी है उनको बताया जाए। उसके अलावा लाइक एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में, ये दीज आर ऑल हेल्पफुल फॉर योर हेल्दी हार्ट। और इसके अलावा डाइट अब इसी तरह एक और चीज़ भी आपको एक बता दी जाए कि अक्सर जो लोग वो कहते हैं जी कि जी नमक बंद कर दें, नमक बिल्कुल बंद कर दें मरीजों का, तो आप इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई रखिएगा, अपने नाजरीन को बताइएगा भी, बता भी रहे हम लोग कि इसमें क्या रिड्यूस साल्ट, नमक को कम करना होता है, नमक को बंद नहीं करना होता। सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी, सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं तो नमक को कम किया जाता है, ना कि उसको बंद किया जाता है। मीन एडिड सॉल्ट कि आपके जो खाने में आप नमक जो ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा अपने लिए, तो वो आप बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये कि अगर आप जैसे कोई सैलड वगैरह बनाते हैं या जो भी चीज़ है उसके ऊपर एडिड सॉल्ट आप यूज़ नहीं करें, वो यूज़ नहीं करना, जो पकाने में है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ही उसको ख़त्म नहीं करना, डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद आप कुछ भी चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने जैसे सबसे पहले बात की कि स्टंट डलते हैं या बाईपास होता है, ये कौन सी स्टेज होती है? ये स्टेजेस के ऐसे है कि लाइक वो कंडीशन है जिसमें आप कहें कि स्टंट अब कहाँ डाल रहा है कि जो खून की सप्लाई
दिल को भी चाहिए, दिल को वर्किंग के लिए चाहिए होती है, तो वो जो खून की सप्लाई दिल को जा रही होती है तो उसको उसमें कोई इंटरप्शन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, क्लॉट बन गया या वो खून की नाली बंद हो गई है, तो उसको ओपन करने के लिए उसमें जो है ना वो स्टंट डाला जा रहा है, या उसको किसी भी उससे पहले भी स्टंट से पहले भी कोशिश की जाती है कि उस क्लॉट को निकाल लिया जाए, रिमूव अगर ना हो तो उसमें स्टंट डाला जाता है। तो दैट इज यू कैन से कि अब वो उस वक्त वो दिल का मरीज वो बन चुका है जब हमारे पास आया है, स्टेजेस के वो दिल के वो मर्ज में मुब्तला हो चुका है जब हमारे पास आया। तो अब वो उसी में फिर वो एक बात आ जाएगी, स्मोकर्स अगर कहें कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि वेसल्स की जो उसमें एक इलास्टिसिटी हम जिसे कहते हैं ना, क्या वो उसमें डिस्टर्बेंस आ रही होती है स्मोकिंग की वजह से। तो दे आर वेरी प्रोन के जनाब उनको दिल के अमराज लाक होंगे और उसमें जो है खुदा ना खास्ता जाएगा। अब उसमें यह है कि अगर हम ड्यूरिंग एंजियोग्राफी देखते हैं मुआयना करते हुए दिल का कि भाई इसमें स्टंट नहीं डाल सकता, ऑप्शन नहीं है, बहुत टाइटनेस है उसमें, तो फिर हम उसे बाईपास की तरफ ले जाते हैं, फिर वो ऑपरेशन की तरफ चला जाएगा कि उसको वो पूरी इस जगह को चेंज कर दिया जाए। ठीक है। डॉक्टर आमिर रफ़ीक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इंचार्ज इमरजेंसी हैं और हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया था। डॉक्टर आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन जानने की हमने कोशिश की है कि कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए ताकि इस ख़तरनाक बीमारी से हम बच सकें। तो जनाब आप लोग भी अपना लाइफस्टाइल ख़ास तौर पर चेंज करें। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी मैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए सोशल इश्यूज के हवाले से, तो खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन कुदरत की तकसीम है कि कहीं खाने की इतनी फरावानी है कि टनों के हिसाब से खाना ज़ाया हो रहा है, तो दूसरी जानिब हर रोज़ हज़ारों लोग भूख से मर रहे हैं। जिस तरह मुतवाज़िन और भरपूर खुराक हर शहरी का हक होता है, वहीं खुराक का ज़िया रोकना भी हर शहरी की जिम्मेदारी होती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा जो खाना है वो ज़ाया होता है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक दुकानों, घरों, रेस्टोरेंट्स में मौजूद 17% खाना कूड़ेदान में चला जाता है, जिसमें से 60% शरह घरों में ज़ाया किए गए खाने की भी है। एक तरफ तो करोड़ों टन खाया ज़ाया हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ 2019 में देखा जाए तो 609 मिलियन लोग भूख से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की ही बात कर ली जाए तो एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में शादी या जो दूसरे इवेंट्स होते हैं, पार्टीज या होटल में सालाना 36 मिलियन टन खुराक ज़ाया होती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 118 तरक्की पजीर ममालिक में 107वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 30 मिलियन टन खुराक ज़ाया होती है। ये मसला इस कदर संगीन हो चुका है कि इसके खिलाफ आगाही फैलाने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक का ज़िया रोकने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तो खुराक का ज़िया कितना बड़ा मसला है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोफिया वड़ाइच हैं और हसन रजा हैं, समाजी कारकुन हैं और रोज़ाना हज़ारों लोगों को खाना खिलाने का बंदोबस्त भी करते हैं। सोफिया आपको भी वेलकम कहती हूँ और हसन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सोफिया आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा एक सोशल इशू है कि हम लोग इतना ज़्यादा खाना ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम लोग किसी के लिए रखते नहीं है, किसी तक पहुँचाते नहीं है। क्या हम समझते हैं इसको कि इतना बड़ा मसला है? हमें ये अवेयरनेस आनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए, लोगों में ये शऊर पैदा करना चाहिए। स्पेशली जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं, डिफरेंट स्लोगन्स के थ्रू हमें लोगों को बताना चाहिए। ये हमें कैंपेन एक दिन नहीं करनी चाहिए, हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि खाना ज़ाया नहीं करना। जब आप खाना खाने लगते हैं तो आप एटलीस्ट ये सोच लें कि बहुत से ऐसे माजूर अफराद हैं, बहुत से ऐसे भूखे लोग हैं, बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सी ऐसी बेवा ख़वातीन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके पास खाना नहीं है। तो जब आप ये सोच लेंगे तो आप खाना ज़ाया नहीं करेंगे और आप वो खाना बजाय इसके कि वहाँ पे होटल के डस्टबिन्स में जाए, आप उतना ही निकालेंगे जितना अपनी प्लेट में, जितना आपने खाना है, आपकी ज़रूरत है। और बाकी डिफरेंट होटल्स वालों को, डिफरेंट शादी हॉल वालों को, डिफरेंट ऐसे लोगों को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप फूड बैंक्स बना दें
ताकि जो आपका अनटच्ड खाना है, हाँ। जो खाना मैं ये नहीं कह रही जो आपकी प्लेट से बचा हुआ खाना है उसकी बात नहीं कर रही, जो आपका बुफे में लगा खाना होता है, जो आपकी देगें होती हैं, जो आपके मतलब क्वांटिटी में बनता है शादियों पे, या अब जैसे आपने जिक्र किया बहुत ज़ाया होता है, तो वो एक अगर बेसिक अवेयरनेस लोगों में ये आ जाए, होटल्स वालों में, शादी हॉल वालों में, डिफरेंट NGOs के साथ मिलके, डिफरेंट लोगों के साथ मिलके वो ये काम शुरू कर दें कि वो खाना प्रिजर्व कर लें, उसकी प्रॉपर पैकिंग कर लें, फूड बैंक्स बना दें, वहाँ से जो डिजर्विंग है वो आए और आके अपने हिस्से का खाना ले और खाना लेके चला जाए। इससे ना तो उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो और ना ये कि उसे भूख से सोना पड़े, आपका बचा हुआ खाना किसी के पेट भरने के काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हसन, आपसे इसके ऊपर स्टांस लेना चाहूँगी, आपको क्या लगता है हम लोग इसको एक बहुत बड़ा मसला समझते हैं, एक संगीन मसला समझते हैं जो दिन ब दिन सूरत हाल जो है ख़राब होती जा रही है? ये आने वाले वक्तों का बल्कि स्टिल बहुत बड़ा मसला है और इसकी दो मेन वजूहात हैं। एक तो ये जो सप्लाई चेन का इशू है, हमने अपने जिधर से हमारी मेन रॉ मटेरियल आ रहा है, हमारी फूड आ रहा है, हमने अपने फार्मर्स को इस तरह अवेयर नहीं किया कि वो किस तरह की काश करें, किस तरह के सीड लगाएं। सबसे ज़्यादा एक तो ये जो कुक फूड का मसला है ना, एक सप्लाई चेन का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा। कि आपने उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है, आपने उसको सप्लाई कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। एक बहुत बड़ा चंक जो फूड का जो वेस्ट होता है वो इस साइड से, फार्मर वाली साइड से वेस्ट हो रहा है। क्योंकि ओब्वियसली से बात है, अगर वो करंट रिसर्च के मुताबिक, करंट सिनेरियो के मुताबिक अपनी सीड की कॉस्ट लगाएंगे और उसको टाइम पे पानी देंगे और कोई उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई इंसेक्ट इन्फेक्ट ना कर दे, तो ओब्वियसली से बात है जितनी वो फसल लगाएंगे उतनी फसल उन्हें वसूल होगी। तो आपके मुल्क में आप देखें, हर बार आप खबरें सुनते हैं कि गंदम की शॉर्टेज हो गई है, चावलों की शॉर्टेज हो गई। हम इतना बड़ा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा मसला। दूसरा, सेकेंडली जो है ये फूड वेस्टेज। फूड वेस्ट जो खाना मेन ज़ाया होने की दो वजह हैं, फूड वेस्टेज और फूड का आप कह लें कि लॉस। सही है। फूड लॉस है ये जो मैंने आपको बता दिया, और फूड वेस्टेज ये जो आपके वेडिंग हॉल्स में, शादी, इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में जो वेस्ट होता है, इसको आप कह लें कि एक साइड पे हम बात कर रहे हैं कि खाने की प्रॉब्लम है। एक हमारे मुल्क में इस टाइम 40.2% जो फीमेल्स हैं वो अनामिक हैं, स्टंटेड हैं और उनको प्रॉपरली डाइट नहीं मिल रही। और अगर हम वही खाना उसको सही तरीके से मैनेज कर लें तो हम अपने आने वाले जो नस्ल है, जो मुल्क के बच्चे हैं, उनको नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं। वरना तो ये मुल्क, जिस मुल्क के 40.2% जिनका दिमाग और कद छोटा हो, हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो इस मुल्क के अंदर तरक्की कर सकते हैं या इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करें। लेकिन आपके पास क्या कोई प्लान है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि किस तरह इस जो वेस्टेज है फूड की, इसको रोका जाए, एक चेन पूरी प्लान की जाए? एक तो ये है कि अवसर से बात है, लोगों में अवेयरनेस की जाए, इस चीज़ को किया जाए। हम जो काम कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट फार्मर्स के साथ इस तरह काम कर रहे हैं। हम लोग डेली लोगों को खाना मुहैया करते हैं, कुक मील मुहैया करते हैं। अल्लाह वाले ट्रस्ट इस टाइम डेली 30,000 लोगों को खाना मुहैया कर रहा है, कुक मील। और जिसका मेन हमारा ये मकसद है कि ये जो मतवसत तबका है जिसको प्रॉपरली डाइट नहीं मिल रही, हम उसको अवसर से बात है प्रॉपरली चैनलाइज करके कुक मील मुहैया करें। लेकिन अगर हमारी ऐसी कोई लाइजॉन हो जाए, इस तरह की चीज़ हो जाए कि जिस तरह बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं और वो इसके साथ लिंक हो जाएं कि उनका जो ईजी टू कुक मील होता है वो ट्रस्ट के साथ, कोई भी ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ वो लाइजॉन करके वो लोग जो जिन्हें खाना नहीं मिल रहा प्रॉपरली उन तक पहुंचा सकें। रात को आप देखें कि इस टाइम जो गार्ड सबका होता है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बेचारे सर्दियों में उधर बेचारे अपने ऑफिसेज में और इसी तरीके से बैंक्स में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा होता। तो इसको अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज कर लें, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो बचा हुआ खाना, लोग कम से कम इतना खाना यूज़ करें कि वो अगले के पेट में जा सके। लोग जब शादियाँ होती हैं, एक तो आप कह लें कि बड़ा अच्छा रूल आया था कि 10 बजे शादी हॉल्स बंद होने का, जिसकी वजह से जो लोग होते थे वो 8:30 बजे तक इकट्ठे हो जाते थे और 8:30-9 बजे तक खाना लग जाता था। और अब जितना जितना फंक्शंस लेट होते चले जाते हैं, जो मेहमान होते हैं उनकी भूख उतनी बढ़ती चली जाती है और वो जल्दी उसी कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्लेट्स में खाना डाल लेते हैं और जितना खाया नहीं जाता जितना वो वेस्ट होता है।
तो ऊपर से लेकर नीचे तक तो सबसे पहले ज़रूरी है ये कि अवेयरनेस रखी जाए, और इसके ऊपर जो रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं और इसी तरीके से जो बाकी बैंकेट्स एसोसिएशंस हैं उनको पैनल पे लिया जाए कि वो कम से कम इस तरह के फूड बैंक्स बना दें। लेकिन ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल कि जो कुक फूड को लोगों तक पहुंचाना, स्पेशली बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये लोगों को भी समझना चाहिए कि एक हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हमने किस तरह खाना है और किस तरह उस चीज़ को बचाना भी है। तो मैं आपसे सोफिया जानना चाहूँगी, आप रोज़ाना कितने लोगों तक खाना पहुँचाती हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है? जी, ये हमारा ये खाना पहुँचाने का सिलसिला तो मेरे वालिद साहब ने 27 साल पहले शुरू किया था, और आज भी उसी तरीके से उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो आज भी हमारे घर से 450 लोगों के लिए रोज़ सुबह उठ के नाश्ता बनता है जी, और वो हम चाहते हैं ये जो मज़दूर तबका है। अच्छा। मेरे वालिद साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो मज़दूर हैं ये मुसाफिर भी हैं, ये मुख्तलिफ़ शहरों से आए होते हैं, ये सड़कों पे फुटपाथ पे सोए होते हैं, तो वो यहाँ पे जाते थे, जो बुर्जी में इनको खाना खिलाया करते थे। अच्छा। जो फुटपाथ पे सोए होते थे इन्हें उठा के नाश्ता करवाते थे, सो दैट ये जब दिन को निकलते अपनी मजदूरी के लिए तो उस वक्त तो ये कुछ ना कुछ खा लेंगे दिन के टाइम, शाम के टाइम। एटलीस्ट जब ये रात को सोएं तो इस सुकून के साथ सोएं कि सुबह नाश्ता हमें मिल जाएगा। तो ये एक इनका कॉन्सेप्ट था, वो चबुर्जी में किया करते थे। इसके अलावा बादशाही मस्जिद के बाहर जो मजदूर अच्छा। लोग सोए होते हैं उनको जाके नाश्ता कराते थे। रेलवे स्टेशन पे जाया करते थे, वहाँ जो मुसाफिर खाना है वहाँ पे उनको दिया करते थे। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मैं उनको हमेशा करते हुए देखती रही, और फिर उनकी डेथ हुई 2009 में, तो उसके बाद फिर हमने इसको कंटिन्यू किया। इसके अलावा हमारे घर से बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर है जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं जो रोड पे नहीं आ सकते और खाने का नहीं कह सकते कि हमें खाना दें, तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए फिर हम राशन बॉक्सेस जो हैं मंथली बेसिस पे हमने ऐसी फैमिलीज़ आइडेंटिफाई की हुई हैं, और वो साल हर साल से चल रही हैं। और बहुत सी फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनको शायद डायरेक्टली हम नहीं जानते। लेट्स से आपने मुझे रेफ़र कर दिया कि मेरे नेबर्स में एक ऐसी फैमिली है जो डिज़र्विंग है, तो इस तरीके से हम उनके मंथली बेसिस पे राशन बॉक्सेस उनको दे देते हैं ताकि उनके महीने का राशन जो है वो उनको मिल जाए घर पे, और वो इजीली अपना खाना जो है वो बना सकें। आपकी तरफ से सिर्फ नाश्ता जाता है या खाना भी? नहीं, हमारी तरफ से सुबह नाश्ता जाता है। इसके अलावा जी हम मंथली स्टाइपेंड का करते हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका हम मंथली स्टाइपेंड देते हैं, ज़ाहिर है जिनकी इससे हट के खाने से कुछ ज़रूरियात होती हैं। इसके अलावा जो हमारा बेसिक काम है जो हमने एज ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया अलमिरा फाउंडेशन के तहत, वो हमने यतीम और बेसहारा छोटे बच्चों को गोद लेने का। और हमारे पास एक घर में कैवलरी ग्राउंड में हमने उनको बिल्कुल घर का माहौल दिया और उसको अपना घर के नाम से हमने उन बच्चों के लिए सेटअप बनाया है। और हमारे पास वहाँ पे 12 बच्चे हैं। ठीक है जी, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और उनको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट घर में रखा हुआ है। उनके लिए हमने बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन कराया हुआ है, और उनके लिए साइकोलॉजिस्ट अरेंज की हुई है जो कि उनकी पर्सनैलिटी पे भी काम करती है। और बच्चों को वैल्यूज़ देना, उनको अच्छी उनकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ पे हम काम कर रहे हैं ताकि ये जब आगे जाएं तो ये माशरे के मुफीद शहरी बन के सामने आए। इनको हम ये चीज़ भी सिखा रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया है। आप दूसरों को हेल्प करें, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, छोटी छोटी नेमतें, आप उनसे शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो आगे जाके ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। आप यही चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं ना कि आपको अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना के भेजा है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तभी आप बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा हसन, आप लोग के क्या क्या टारगेट होते हैं? मतलब जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मजदूर तबका टारगेट होता है, हम उनको नाश्ता पहुँचाते हैं, आपके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऐसा है कि लव वाले ट्रस्ट हमने 2010 से काम शुरू किया। 40 लोगों से ये खाना खिलाना शुरू किया। शाहिद लोन साहब और उनकी टीम ने सारा ये काम शुरू किया, और इस टाइम जो हम 30,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं डेली। और ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह ये हम 48,000 से 50,000 लोगों को इंशाल्लाह खाना खिला रहे होंगे। मेन जो इस टाइम हमारा मेन कोर एरिया है सरकारी स्कूलों में। हम कहते हैं कि हमारी सारी हुकूमतें आई, वो कहते हैं कि हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, कोई कहती है 3 करोड़ बच्चों स्कूलों से बाहर है। हमारी जब हमने स्कूलों में हमने डिफरेंट NGOs के स्कूल के साथ जब इससे पहले खाना खिलाना शुरू किया तो एज अ इंसेंटिव हमने सरकारी स्कूलों में खाना रख दिया। तो उसकी बेसिस पे उतने रिमार्केबल रिजल्ट है, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चा पढ़ रहा है वो गरीब का बच्चा है। इस हालात में, इतनी महंगाई के दौर में जो इस टाइम हालात
अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो वालिद बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। हम इस टाइम तकरीबन 23,000 बच्चों को लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगित में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को डेली फूड मुहैया कर रहे हैं। और इसमें किसी भी किस्म की अभी गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम अपने तौर पे ये मुहैया कर रहे हैं। लोगों की कंट्रीब्यूशन जी, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, अल्लाह वाले ट्रस्ट लोग और जो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सर्कल है अल्लाह वाले ट्रस्ट का, वो कर रहे हैं। हमने इसमें इसके साथ साथ और जिन स्कूलों में खाना रख दिया, अगर उस स्कूल की स्ट्रेंथ 220 थी वो 350 को टच हो गई। रिटेंशन हो गई, ड्रॉप आउट ख़त्म हो गया, रिटेंशन बढ़ गई और अटेंडेंस। अब ये हालत है स्कूलों की, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट के कहते हैं कि इसको आपने डबल, मतलब फर्नीचर शॉर्ट हो गया क्योंकि आपने इंसेंटिव एक रख दिया। दुनिया भर के ममालिक में स्कूल मील्स प्रोग्राम चलते हैं, हमने इनिशिएट किया और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि इसको नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट किया जाए। एक तो हमारा स्कूल मील प्रोग्राम हो गया, इसी तरीके से दस्तरखान चलते हैं हमारे। हम लाहौर में इस टाइम डिफरेंट जगहों पे डेली 3 टाइम का लोगों को खाना खिलाते हैं, जिसमें लेबर और गार्ड तबका इंसान कोई भी आ सकता है, कोई भी बिला तफरीक रंगो नस्ल हम लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सर्व कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा एक एंटी स्टंटिंग प्रोजेक्ट है जो अनामिक मदर्स के ऊपर स्पेशली चल रहा है कि आने वाली नस्ल को हम जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम जो अनामिक मदर्स होती हैं उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम अडॉप्ट करते हैं। और ये हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जिसमें जना है, लेडी एचएसएन है, लेडी विलिंगटन है, बेनज़ीर भुट्टो, इन हॉस्पिटल्स में हम चल रहे हैं। और हमारी टीम होती है, जिस मदर का एचपी लो होता है और लो इनकम होती है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको जब तक वो बच्चा 2 साल तक का बच्चा अपने हो नहीं जाता, हेल्दी नहीं हो जाता, हम उसको लेके चलते हैं। इसी तरीके से जो पनाह गाहें हैं, ये लास्ट गवर्नमेंट ने जो शुरू की थी वो हम लेके चल रहे हैं। पहली पनाह गाह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट की, तंडोल, वो हमारे पास है। जनरल हॉस्पिटल की, कराची की, ये सारी लेके चल रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने गिलगित में शुरू किया अपना प्रोग्राम, स्कूल खाना प्रोग्राम। गिलगित गवर्नमेंट ऑफिशियली हमारे साथ जुड़ी है। और कैन यू बिलीव, बच्चों की ये हालत है कि बच्चे गश खा के गिर रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि जो बच्चा इस टाइम तो सुबह 7, साढ़े 7 बजे वो स्कूल में आता है और उसने जब नाश्ता नहीं किया होता और उसने 2 बजे तक स्कूल में बैठना होता है, तो अगर एक बंदे का पेट नहीं भरा होगा वो पढ़ेगा कैसे? तो तकरीबन 10:30, 11 बजे हमारे सेंट्रल किचन से खाना बन के निकलता है। हमारी गाड़ियाँ निकलती हैं, हॉट कंटेनर्स होते हैं जिसमें खाना होता है, और वो एक स्कूल, हर गाड़ी 12 से 14 स्कूल्स कवर करती है और उसमें कवर करते हुए पहुँचा देते हैं। ख्वाब है हमारा इंशाल्लाह पूरा ये है कि पूरे पाकिस्तान तक पहुँचे, कैटर किया जाए। अभी हम 3 जगहों पे हैं, जिसमें गिलगित, इस्लामाबाद और लाहौर, जिसमें 60,000 बच्चा टोटल बनता है। जब आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक भी अपनी जो रहमत है उसके अंदर डालता है। तो सोफिया, आपसे जानना चाहूँगी, सैलाब की सूरत हाल हम सबके सामने है, किस तरह पाकिस्तान जो है सैलाब से मुतासर हुआ है, बहुत से लोग इससे मुतासर हुए हैं। क्या उनके तक भी कोई प्रोसीजर है या कोई प्लान आउट आपने किया है कि उन तक भी खाना पहुंचाया जाए? सैलाब से मुतासरा इलाकों में, स्पेशली डीजी खान में, हम लोगों ने काफ़ी बड़ी राशन ड्राइव्स की, उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट किया, राशन दिया उनको जाके। रुझान में हमने पहली की, उसके बाद हमने राजनपुर में की, उसके अलावा हम लोग तौसा शरीफ के इलाके में गए, कोहे सुलेमान तक गए, खैरपुर में हमारी टीम ने काम किया। इसके अलावा हम लोगों ने ये कोशिश की कि वहाँ पे जो डिज़र्विंग लोग हैं ना, क्योंकि सुनने में, देखने में यही आया था कि यहाँ से हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा, जो मैं आपको पॉजिटिव और प्लस पॉइंट कह दूं, कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत खुले दिल के हैं, और जब कोई ऐसी आफत आ जाती है ना तो सब एक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे और मिलके उस आफत का मुकाबला करते हैं। यहाँ से बहुत लोग, बेपनाह लोग गए, बहुत जज्बा था, जाके उन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया राशन, बहुत हेल्प आउट किया उन लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक अलमिया ये भी है कि लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। आप ये देखेंगे कि लाहौर से बेगर्स कम हो गए हैं उस वक्त से, आपको सड़कों पे कम लोग देखने में मिलेंगे, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल्स ने वहाँ पे जाके मेन रोड्स के ऊपर, जब उन्हें पता चला कि इतने राशन के ट्रक्स जा रहे हैं, खैमे जा रहे हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जो लोग वहाँ गए हैं प्रैक्टिकली, उनके ये नॉलेज में होगा कि सड़कों पे लोग टेंट्स लगा के बैठे हैं। और जो एक आम बंदा जाता है जज्बे के साथ कि मैं इनकी मदद करने जा रहा हूँ, उनको यही लगता है कि इनके घर खराब हो गए हैं और इनके घर बह गए हैं और ये वो डिजर्विंग लोग हैं। हालांकि वो डिजर्विंग लोग तो बेचारे पीछे अपने गाँव में बैठे हुए हैं, जहाँ तक रास्ता भी नहीं जाता। तो हम लोग जो है, जो एक ऑर्डिनरी शहरी है, वो जाता है और जाके इन लोगों को अपनी सारा जो है
सामान दे के इनको हेल्प आउट करके आ जाओ, तो वही सामान जो है वो आगे बिक रहा होता है नेक्स्ट डे मार्केट में। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम मुतासरा इलाकों तक पहुँचें। उसके लिए हमने पाक फौज से हेल्प ली, हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ली, और हमने मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को बसेस के थ्रू कन्वेंस दे के, इवन जो है बोट्स के थ्रू हम लोग उनको लेकर आए, और उनको हमने राशन प्रॉपर, उनको हम लोगों ने मेडिसिन, हमने वहाँ मेडिकल कैंप भी किया 7 डेज़ के लिए मुसलसल डिफरेंट इलाकों में जाके, ताकि हम जहाँ जहाँ तक जिन जिन लोगों तक पहुँच सकते हैं, जिनकी तकलीफ़ें कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है और इतना गंदा पानी है कि वहाँ पे मच्छर बहुत सारा आ गया, डेंगू, मलेरिया, मतलब इतनी बीमारियाँ, और वहाँ पे मच्छर इस तरह का है। मैं तो खुद वहाँ पे बहुत दफ़ा गई हूँ इस सारे काम के दौरान। मैंने देखा है कि इतना मोटा मच्छर है, थोड़ा जब शाम हो जाती थी ना हमें वहाँ पे, तो हमें देखने में आता था कि वो मच्छर हमने यहाँ नहीं देखा, वो इस तरह का मच्छर है। और जब वो किसी को काटा होता है, किसी को जब आप देखते हैं उसको, तो वो स्वेलिंग हुई होती थी बाकायदा उनके फेस पे, इस तरह से जैसे शहद की मक्खी के काटने से होती है। तो वो उन चीज़ों को फिर मच्छरदानियाँ दी इन लोगों को। तो हम लोगों ने 5 इस तरह की हम लोगों ने ड्राइव्स किए हैं वहाँ पे उन इलाकों में जाके। और हमने ये भी किया, जब हम अब लास्ट टाइम गए हैं, लास्ट वीक हम लोग गए हैं कोहे सुलेमान के इलाके में, तो वहाँ जाके हमें ये लगा कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मुनीबा। ये हमने खाना दे दिया, राशन दे दिया, उन्हें 1 महीने का राशन होगा, कैश दे दिया, खैमा दे दिया, उसके बाद क्या होगा? एक टेम्पररी रिलीफ तो है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो हमें अपनी इस्तात के मुताबिक हमें ये लगा कि हम उधर से कुछ बच्चों को जो वहाँ बेसहारा हुए हैं, या जिनके सिंगल पेरेंट्स रह गए हैं, या ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनका कुछ नहीं बचा, जिनके पेरेंट्स का कोई बिजनेस नहीं बचा, कोई उनकी जानवर नहीं बचे, कोई घर नहीं बचा, तो हम उनको गोद ले लें। और उनको हम यहाँ लेकर आए हैं। हमने उनके लिए एक और घर लिया, एक तो मैंने आपको बताया ना अपना घर हमने कैवलरी में बनाया उन छोटे बच्चों के साथ। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा, बिकॉज जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का क्या कसूर है, ये अगर 8 साल का हो गया तो क्या इस पे अच्छी तालीम का हक नहीं है? आप पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, तो इन्हें तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल रही। तो फिर हमने यही सोचा कि हम अपना क्राइटेरिया वही रखेंगे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हम रखेंगे, जितना भी हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे इस चीज़ में एक्सेल करेंगे। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल घर हम बनाएंगे, क्योंकि ये एक आफत के नतीजे में हम लोगों ने ये किया है कि जाहिर है ये हमारा बेसिक काम तो नहीं था ना, ये तो हमने क्योंकि मुल्क पे एक मुश्किल आई तो उसमें हमने हम सब लोग, हम सब मुसलमान, हम सब पाकिस्तानी, हम आगे निकले, हमने किया। तो हमने अपना हिस्सा ये डाला उसमें कि हमने वक्ती रिलीफ के साथ साथ एक परमानेंट सोल्यूशन दिया कि एक इलाके से अगर 20 बच्चे ऐसे डिजर्विंग आ जाते हैं और वो पढ़ लिख के अच्छी एजुकेशन, अच्छी ग्रूमिंग लेके किया जाएगा, एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, बकायदा उनका मेडिकल चेकअप होते हैं आने के बाद, उनमें जो सप्लीमेंट्स, उनको प्रॉपर डाइट है वो उनको दी जाएगी, बिल्कुल वो उनको सारा दिया जाता है, ताकि वो प्रॉपर्ली जब आप फिजिकली हेल्दी होंगे तो आप मेंटली प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे ना। तो उनको इंशाल्लाह ताला एक इलाके के, लेट्स से 20 बच्चे हम लेके आए हैं, 20 बच्चे उस इलाके में जाके अगले 10 साल बाद एक बच्चा भी उस इलाके के लिए काम करेगा, तो आप देखें कुछ ना कुछ हम एटलीस्ट, हमारा ख्याल है कि हम इस तरीके से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसन, लास्ट पे आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, मतलब ये वेस्टेज जो फूड है इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का मैकेनिज्म? एक तो हमने अपने तौर पर क्या बनाना है, दूसरा जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, रेस्टोरेंट और ये जो इवेंट्स जहाँ पे हो रहे हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लास्ट कमेंट आपसे। एक तो सबसे पहले फूड वेस्टेज के अलावा चॉइस ऑफ फूड बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट सिनेरियो में। ठीक है कि आप एक तो अपना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस ऑफ फूड ऐसा प्रेफर करें कि जो आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, और सेकेंडली कम से कम एक तो ऐसी जो फार्मर्स लेवल पे गवर्नमेंट को पैनल पे आना चाहिए और ऑब्वियसली से बात है इसका ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए कि जो हमारे फार्मर्स तबका है उनको प्रॉपर्ली अवेयरनेस दी जाए और उनको रिसर्च इसका R&D विंग स्ट्रॉन्ग हो। और जो हमारे रेस्टोरेंट्स और ये जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं ये इस तरह के कोई क्लब्स बना लें ताकि मिलकर काम करें ताकि लोगों को खाना पहुंच सके। चलें जी, सोफिया वडाइच और हसन राना हमारे साथ मौजूद थे। सोफिया आपका भी बहुत शुक्रिया, हसन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और वर्ल्ड फूड वेस्टेज डे आज मनाया जा रहा है और इसको किस तरह रोका जा सकता है और लोगों तक जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक पहुँचाया जा सकता है, तो बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
में जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल के मैदान की तो इंग्लैंड टीम 17 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर मौजूद है और कराची के बाद अब लाहौर में क्रिकेट का मेला सज चुका है। कल के मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 6 रन से शिकस्त दे दी है और 146 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बना सकी थी और पाकिस्तान की जानिब से मैच का आगाज इतना अच्छा नहीं किया गया था और कौमी टीम कोई बड़ा टारगेट भी नहीं बना सकी थी, सिर्फ 146 टारगेट था। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्कोर को कंट्रोल किए रखा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हम सारे वहां पर स्क्रीन के पीछे बैठ कर देख रहे थे तो हमें लग रहा था शायद पाकिस्तान के हाथों मैच निकल चुका है, हम हार जाएंगे आज। लेकिन इंग्लैंड की जानिब से कप्तान मोइन अली के 37 गेंदों पर 51 रन ने इंग्लैंड को जीत के बहुत नजदीक पहुंचाया। लेकिन जनाब, पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लैंड के हाथों से मैच छीन लिया था। तो पाकिस्तान ने मैच जीतकर 7 मैचेस की सीरीज में 3-2 की बढ़तरी इस वक्त हासिल कर ली है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ये बढ़तरी बरकरार रख सकेगा या नहीं रख सकेगा, क्योंकि मजीद अभी 2 मैचेस बाकी है। कौमी खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है ना, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। ये क्यों होती जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आमिर नजीर साहब है, साबिक क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। आमिर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। खुश हैं आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑलवेज खुश रहता हूँ। लेकिन कल के मैच से पहले तो हम लोगों को बड़ा धचका लगने वाला था कि आते ही लाहौर के जो मैदान है उसमें सबसे पहले शिकस्त खाने वाले हैं। पहले तो सबको यही लगा, आपको भी जरूर यही लगा होगा जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? लेकिन एंड पे हमने उन लोगों से अपनी फतह वापस ले ली। देखिए मुनीबा, जैसे हम कराची से 4 मैच खेल के लाहौर वापस आते हैं, वेदर का भी थोड़ा फर्क था। अच्छा। देखिए विकेट का भी बहुत फर्क था। वहाँ कराची में 200 187 रन हो रहे थे। जैसे हम लाहौर आते हैं, एक दिन बारिश हुई, बड़ी ठीक ठाक बारिश हुई। उसके बाद देखिए थोड़ा ग्राउंड भी थोड़ा वेट हो जाता है और थोड़ा मॉइस्चर जो होता है विकेट भी रहता है। कल विकेट जो थी वो डबल पेस बॉल था, यानी कि बॉल रुक के आ रहा था। ये उसकी वजह से हमारे देखें उन्होंने बाउंसर पे वुड जो उनका एक मेन उनके लास्ट कराची में उसने आउट किए बाउंसर पे, लाहौर में भी हमने 3 आउट किए। क्या उसकी स्ट्रेटजी थी कि बाउंसर करना। देखिए बाबर आउट होता है, हैदर आउट होता है, इफ्तिखार आउट होता है, यानी कि ये लोग बाउंसर पे आउट हुए हैं। यानी कि डबल पेस के ऊपर भी वो जज नहीं कर सके पेस को। वो बैट तो लेके जा रहे थे मगर बॉल आ रहा था स्लो, जिसकी बिना के ऊपर बाबर जो है वो कैच आउट हुआ। देखिए ये चीजें हमें देखनी चाहिए। मैं तो सलूट करता हूँ रिजवान को जो कंटिन्यूसली माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में है। अल्लाह करे ये वर्ल्ड कप तक भी ऐसे चले। मगर देखिए वो हमें डर ये लगता है, हम जीत तो गए हैं मगर हमारी देखिए वीकनेस कितनी है उसके अंदर, हमारे उसमें क्वेश्चन मार्क कितने हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर देख लें, अभी तक एशिया कप से लेके आज तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। दुनिया का मिड ऑर्डर देखने वो कहां से कहां जा रहा है, हम जो है वो नीचे से नीचे की तरफ जा रहे हैं। मगर देखिए मैं तो कहता हूँ बाबर आउट होता है तो रिजवान जिम्मेदारी ले लेता है। उसके बाद देखिए शान मसूद का कमबैक होता है, वो फर्स्ट क्लास में काउंटी में रन करके आ रहा है। कम से कम आप देखो जब आप आते हो विकेट में 1 मिनट खड़े तो आप ऐसे उल्टी शाटे मार के और फिर आप बाहर निकाल दो तो आप सिलेक्टर को रोते हो कि जी मुझे क्यों बाहर निकाल दिया। कम से कम आप विकेट मुझे क्यों निकाला वाली आ जाती है ना फील। मैं कहता हूं कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो भाई। आप देखो कौन सी शॉट को आप मार रहे हो, इस तरह की शॉट मार के इफ्तिखार को देख लें। आसिफ के लिए ब्रिलियंट चांस था। अच्छा 11 ओवर पड़े हुए थे। देखो आसिफ साहब, हमने आपको 2-3 ओवर के लिए तो रखा नहीं हुआ भाई। अगर आपकी 11वें ओवर में बारी आ गई है तो आप इसको लंबा लेकर चलो। सही चौके छक्के मत मारो, विकेट पे खड़ो, सिंगल 2 करते रहो जिससे बोर्ड भी चलता रहे, आपका स्कोर भी चलता रहे। मैं कहता हूँ मिडिल ऑर्डर ने जितना मायूस किया पाकिस्तान टीम को, मेरे ख्याल से मैंने भी 3 क्रिकेट खेले, मैंने इतना मायूस नहीं हुआ जितना ये कंटिन्यूसली। देखें मैं एक और बात बताऊं, ये बहुत लकी है, यकीन माने। पहले दौर में जब वसीम वकार मैं भी खेला हूँ, एक लड़का 2 मैचों में फ्लॉप होता ना वो फिर नहीं खेलता था, उनको पीछे कर दिया जाता था। वो पीछे कर देते थे क्योंकि हमारे पास पीछे लॉट बहुत थी। मगर ये देखिए कंटिन्यूसली आप देख लें, रिकॉर्ड चेक कर लें, प्रोड्यूसर से बोले कम से कम 10 मैचेस में मिडिल ऑर्डर हमारा फ्लॉप होता आ रहा है। लास्ट टाइम भी जब हमने शो किया इसी पे बात की कि मिडिल ऑर्डर अपना चेंज कर ले तो शायद हम बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन अभी भी वही हुआ। अब देखिए इंग्लैंड जो है वो अपनी चेंजिंग करता जा रहा है, वो वर्ल्ड कप की तैयारी का। वो हार जीत का मुनीबा मैं आपको आज भी बताऊं, उनको हार जीत से कोई लगाव नहीं है। वो आए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि मेन इवेंट है वर्ल्ड कप। और हमारे जो है ना अभी भी हम डरे हुए हैं। हमारी देखें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मैं एज ए क्रिकेटर मैं बताता हूं कि मैं एक ऐसा सोचता हूं कि यार ये क्या लड़के हैं,
इनको अपनी विकेट का नहीं पता, इनको अपनी विकेट की प्राइस का नहीं पता कि हमारी अगर बारी आ जाती है तो हम देखिए रन ना बनाए, आप विकेट पे तो खड़े नहीं, बिल्कुल विकेट पे खड़े रहेंगे तो बैट बॉल तो आएगा। हाँ। इन चीजों में हमें काबू डालना चाहिए अगर हमें वर्ल्ड कप में जाना है। लेकिन आपको नहीं लगता हमारे जो कप्तान है बाबर आजम, उनको नजर लग गई है, मतलब वो टिकते ही नहीं है? मेरे ख्याल से बाबर को चाहिए काला बकरा एक सदका करे, सदका करे। देखें बहादुर ठीक है माशाल्लाह, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी T20 में देखने एज ए कैप्टन एज ए बैट्समैन नो डाउट बहुत अच्छी है, हाँ। मगर ये देखें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मगर ये है कि बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है, वो लग नहीं रहा मगर उसके ऊपर प्रेशर है। देखिए जैसे ऊपर से आउट होता है माना मिडल ऑर्डर जो बिल्कुल ऐसे बिखर जाता है। यहाँ तो ना वो आउट होता है तो उसे हौसला होकर नहीं यार मेरे अभी 5-6 लड़के ऐसे हैं कि ये लेके चलेंगे। वो इस बिना में मुझे जो लगता है, आई फील के वो इसके ऊपर प्रेशर होता है, वो आउट हो जाता है, वो जंग ज्यादा ना स्ट्रोक नहीं खेल पा रहा, वो थोड़ा सा अपने आप को रोक रहा है, मगर रोकने में वो आउट हो रहा है जिसके बिना अगर रिजल्ट आपके पास है। बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि हमारे जो फास्ट बॉलर ने लास्ट मैच में और इस मैच में जो बॉलिंग की है वंडरफुल है। हालांकि हारिस 40-45 फिर भी खा रहे, 1-2 आउट कर रहा है। मगर आप देखें नया लड़का जो आमिर जमाल है, मैं उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें ये एक बड़ी ऑनर की बात होती है जब आप स्टार की कैप पहनते हैं ना तो आपका दिल आपके फैमिली ये ना बड़ा खुशी महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। देखें हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है लोग बातें करते हैं, ये लड़का 3-4 साल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। अच्छा। उसको चांस मिला डोमेस्टिक में, देखो जो परफॉर्म करेगा और डोर तो ओपन है, भैया परफॉर्म करो तो आ जाओ। हाँ। वो आया, देखे लास्ट ओवर हो 15 रन हो, मोइन अली जैसा वर्ल्ड का बैटर वहां पे सामने हो, उस बच्चे ने बॉलिंग क्या की है। देखिए ये होती है एक माइंड ऑफ क्रिकेट के, आपको कितनी नॉलेज है क्रिकेट। उसने देखिए वे विकेट से ना थोड़ा हट के बॉल किया। अच्छा। जिस पे देखिए शॉट इतनी जल्दी नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं बैट बॉल करूंगा आप मुझे किस तरह लेके जाएंगे, उस तरफ नहीं लेके जा सकते। मैं दाद देता हूं जैसे बच्चे ने बॉलिंग की है और ऐसे टैलेंट हमारे पास वो भी बड़ा मौजूद है। मगर ये है कि इस बच्चे को अब देखें अनफॉर्चुनेटली 2 ही मैच खेलेगा ना, ये वर्ल्ड कप का हिस्सा तो नहीं है। जी जी। मगर ये है कि ये परफॉर्म कर भी देता है, फिर हम कहते यार इसको ही रख लेते, यार इसको ही रख लेते। मगर अभी स्टिल 10 अक्टूबर तक डेट है आईसीसी की, हम उसमें बिला रोक टोक ना चेंजिंग कर सकते हैं। मैं तो ये है कि मेरे ख्याल से चेंजिंग होनी चाहिए 1-2। अगर हमने वर्ल्ड कप में मजबूत से मजबूत, हमारा बॉलिंग का शुबा बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में ये बॉलर हमारे बड़े काम आएंगे। मगर जो हम जो डरते हैं बैटिंग, वो बैटिंग से डरते हैं। जो पिच पे खड़े हुए होते हैं ना उनकी थोड़ी। अच्छा मिडिल ऑर्डर के बारे में अगर बात करें तो मुझे बताइए, अगर जैसे ओपनिंग पे आते हैं रिजवान आता है और बाबर आजम आते हैं, उसके बाद अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो किस किस को आना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए मिडिल ऑर्डर, देखिए वही बात है मुनीबा, आप आसिफ को ऊपर ले जाएं, अच्छा शान को नीचे ले आए, है तो यही 4-5 ना, हमने तो इन्हीं को शफल करना है। मगर मैं कहता हूं जब इनकी बारी आती है 8-8, 10-10, 12-12 ओवर में बारी आती है, इसमें पहले जो बैट्समैन मियादा से हमें खेलो मैं उसे देखता था, वो पहले विकेट पे आवे खड़ा होता था, वो अपने आप को 1-2 रन के साथ अपने को चार्ज करता था। जब सेट हो जाता था फिर बॉलर को नहीं छोड़ते थे। उनके दिमाग में ये नहीं होता था कि हमने छक्के चौके मारने हैं। बिल्कुल देखिए सबसे पहला जो कुलिया ना, आप विकेट पे स्टे हो, कम से कम 1, 2, 4, 5 ग्रिप तो रखे ना उसके ऊपर। हाँ। आपको आइडिया हो, थोड़ा वार्म अप हो, थोड़ा बैटर को देखें, फील्ड देखें किस तरह, अब उस ना प्लान करके चले। आपके माइंड में भी तो कोई प्लान होना चाहिए ना। अब ये नहीं आती आप वेरी फर्स्ट बॉल में छक्का मार दो। 20 ओवर 120 बॉल होते हैं, अगर इसमें मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था 20-20 भी रन करे ना तो हम 200 कुछ कर जाते हैं। मगर हम तो कल हमारे साथ जो प्लेयर हैं उनमें तो डबल फिगर में आए नहीं है। इसका मतलब ये देख लें हमारी बैटिंग ऑर्डर टोटल फ्लॉप होती जा रही है। इस पे हम कोई काम नहीं करे कि यार कोई बेहतरी है, कोई ऐसी खुशी पाकिस्तानी को दे दे। अब यकीनन लोग भी मायूस हो गए और यार छोड़ो मिडल ऑर्डर तो आउट कुछ करता ही नहीं, हमने क्या देखना मैच। ये है पहले लोग ऐसे होते थे कि फैमिली खाना पीना छोड़कर मैच देख रही होती थी। अब ये कहते चलो बाबर आउट हो गया टीवी बंद कर दो। अब उसके बाद हमें पता है कि एक बाद सबने आउट हो जाना। आपके सामने है ना। देखिए हम इधर उनको तनकीद नहीं करे, आप जो हमें दिखा रहे हो हम उस पर बात कर रहे हैं। और देखें ये पाकिस्तान टीम हल्की टीम नहीं है, 22 करोड़ अवाम की टीम है। अगर हमारे प्लेयर अभी भी परफॉर्म नहीं ना करेंगे तो फिर मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है, इन प्लेयर्स का कसूर है। आगे 2 मैचेस अभी भी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान ने 3-2 की अब मैच पोजीशन में आ गए हैं और पाकिस्तान ने 2 मैच जो है वो अपनी बॉलिंग से जीते। मजा ये है कि ये अगला नेक्स्ट जो मैच है वो अपनी बैटिंग से जीत के दिखाए, फिर हम कहेंगे चलो यार ठीक है 7 मैचों की सीरीज में बैटिंग ने भी कोई मैच जीता, हमारी बॉलिंग ने भी मैच, बॉलिंग तो हमारी टेस्ट हो गई। लास्ट ओवर में उसमें 9 रन चाहिए थे वो नहीं बने, इसमें 15 रन बने थे वो नहीं बने, इसका मतलब बॉलिंग है। मगर अब हमारा सारा दारोमदार जो है ना हमारा बैटिंग ऑर्डर पे जाता है। अगर बाबर आजम दिलेराना फैसले करता है
मिडल आसिफ को जहाँ ओपन ले जाए, अच्छा ओपन ले जाए, मगर फिर वही क्वेश्चन आ जाता है हम ओपन पे क्यों लेके जाए, वन डाउन पे क्यों ना लेके जाए। बस वो हमारे जो बैटर हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, 80-90 रन भी कर रहे हैं, तो हमें वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नीचे आ रहा है, हमने उसको कैसे ठीक करना है, अभी तक हम उसके कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। नहीं तो आपको क्या लगता है प्रेशर जो है बाबर आजम के ऊपर, वो किस चीज का प्रेशर है कि इंडिविजुअली या आजादाना वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं? देखिए प्रेशर उसका बैटिंग क्या देखें, आज से नहीं मतलब 2-3 माह से ही अच्छी परफॉर्म करते हैं, हम आईसीसी नंबर 1 भी रहे हैं इनकी बैटिंग की वजह से। दोनों बैटर जो अभी तक स्टील रिजवान को दे लें, इनकी पानी 100 से ऊपर जाती रही और मैच भी जीते जा रहे हैं। देखिए अब बाबर को एज ए कैप्टन, 22 करोड़ के कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान, जब उसको पता है कि यार मैं आउट होता हूँ या रिजवान आउट होता तो मेरे तो पीछे कोई नहीं है। ये देखिए आप इधर बैठे, मैं भी बैठा, मैं थोड़ा सोचूंगा यार आज तो दुकानदार में सुबह 100 रुपया गाहक आ गया, अब नीचे हो सकता कोई आ ही ना। मसला वो मैं तो डर के बैठा हूँ यार मैं जैसे ही आउट होऊंगा मेरे सारे जो मिडल ऑर्डर जो बैटर हैं वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ये ओबियसली थोड़ा सा होता है प्रेशर, मगर ये है कि फिर भी ये है कि हमें रिजवान और बाबर की जब तक बैटिंग चलती है उस वक्त हमें सुकून में होते हैं, उसके बाद यकीन माने कि भड़का लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए आपके सामने आप एशिया कप से चले हुए, एशिया कप के बाद फिर आपके 60 T20, फिर आपने इंग्लैंड न्यूजीलैंड जाना है, वहाँ की कंडीशन टफ होती है, वहाँ पे ठंड भी है, विकेट भी थोड़ी हार्ड होती है, हर चीज वहाँ स्विंग भी है। हम वहाँ पे जाके, यहाँ हमारे बैटर अच्छी फॉर्म में आते हैं अपने होम कंट्री में, वहाँ पे हमारे बॉलर अच्छी फॉर्म में आते हैं, फिर कप्तान एज ए मैनेजर जो है ना, लोग हौसले से वहां से जाते हैं कि यार हमने इंग्लैंड को बड़ा ही आउट ऑफ द क्लास मारा हमने। अब यहाँ पे हम आउट ऑफ क्लास तो मुझे किसी चीज पे नजर नहीं आ रही, हम तो हर शोबे में वीक जा रहे हैं इस टाइम। हमने फील्डिंग के शोबे में बहुत वीक है, हम अपने मिडल ऑर्डर में बहुत वीक है, हमारा बॉलिंग अटैक दे ले मैच तो जितवा रहा है, मगर आपको देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं फिर भी 40-40, 45-45, 60-60 खाए इन 7 मैच। असलैन को, दानी को 62 हुआ, असलैन को 54 होता है, रऊफ को 45 होता है, मगर ये 4 ओवर में इतनी मार नहीं खानी चाहिए। देखिए रऊफ की बात करूं, रऊफ इसका सीनियर मोस्ट बॉलर है हमारे यंगस्टर में से, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, वो रन तो खाता है मगर 1-2 विकेट भी लोग खुद यार आउट कर देता है, तो भाई आउट तो करना उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा, मगर रन को भी ना थोड़ा सा कंटेन करना चाहिए, इसके दूसरी टीम पे प्रेशर जरूर डालना चाहिए। लेकिन आपको लगता है, मतलब हमें भी यही लगता है कि एशिया कप से हमने कुछ नहीं सीखा? ओबियसली नजर आ रहा है ना। देखिए मैं वही बात करता हूं कि हमारे कोचेज ने इनके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क क्या किया, इनको एक्स्ट्रा ड्रिल क्या करवाई, इनको क्या छक्कों की प्रैक्टिस करवाई, क्या इन्होंने ऐसी कोई ड्रिल कराई जिससे, जैसे यूसुफ साहब ने नसीम शाह के छक्कों की, जैसे उसने 2 छक्के मारे, यूसुफ ने अपने ट्विटर पे उसमें ना वीडियो लगा दी, नसीम शाह छक्के मार दो, और भाई ऐसी वीडियो इनको भी दिखाओ ना, आसिफ भी छक्के मार रहा हो, शान मसूद भी कोई ऐसे करे, ये वीडियो भी तो दिखाए ना हमें कम से कम। देखिए हमने होमवर्क नहीं कर रहे इनके ऊपर। देखिए मैंने कई प्रोग्राम में भी कहता हूं, अभी भी कहता आ रहा हूं कि आपके पास शाहिद अफरीदी साहब है, आपके पास जुवेद मियादार साहब है, आप इनको लाएं, इनको ड्रेसिंग रूम शेयर करवाएं, इनको बेंच शेयर कराएं, इनको नेक्स्ट प्रैक्टिस बताएं। शाहिद अफरीदी ने कम से कम ये तो बता सके कि ना यार छक्का कैसे मारना है, इतना बड़ा क्राउड बैठा हो कि ये बॉलर आ रहा उसको यहां से आपने कैसे मारना, कम से कम उससे वो तो थोड़ा पूछे ना, वो भी हम नहीं कर रहे। यानी कि हमारे बैट्समैन, चले कोच तो कुछ कर ही ना, कोच बताता होगा, मगर हमारे बैटर को भी नहीं कुछ शर्म आ रही। वही तो कह रहे, मतलब आके तो वो बता सकते हैं ना, उनके ऊपर अमल दरामद तुम्हारे बैटर ने करना है ना। अब यूसुफ जो है वो अंदर जाके तो नहीं खेलेगा ना, यूसुफ की जो हिदमात है वो तो पाकिस्तान में सबको नजर आती है, मगर वो तो बता रहा है। मगर हमारे मिडल ऑर्डर को मैं फिर बात कहता हूँ, ये बड़े लकी हैं, ये बड़े लकी हैं, ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं कहता हूं इनको सिलेक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनको सिलेक्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, असि कुछ नहीं करते फिर भी तुम खड़ाई जा रहे हो, मैं यकीन माने के। लेकिन आमिर साहब फिर भी कब तक ये चीज चलेगी? ये वर्ल्ड कप तक चलेगी जी। अब हमारी टीम अनाउंस हो चुकी है। हाँ। ये वो मैं बात मेरा एक है, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, हमने तो एंड पे यही कहना है। मसला ये कि अभी हमने इसको सपोर्ट करना है। अच्छा। अब ये नहीं कह सकते ये टीम वो है, नहीं, ये देखें ये जो जितने मिडल ऑर्डर ना, इन्होंने इनका अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखा जाए बहुत अच्छा, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, मगर क्या कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में आदमी परफॉर्म नहीं करते। मगर ये है कि ये ना कहें कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसे हल्के क्रिकेटर नहीं है, ये बड़े तगड़े हैं, मगर अब किस्मत नहीं साथ दे रही। फिर आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली हमारे, इसको कहाँ पे खिलाना है। मैं कहता हूँ जी आपकी बात बड़ी अच्छी थी, इनको मिडल ऑर्डर चेंज करना चाहिए, इनको थोड़ा सा शफल करना चाहिए। ये लास्ट 2 मैचेस ना, अब तो ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल अब हम सीरीज जीतने के बिल्कुल करीब है,
ये देखें पाकिस्तान ने 1 मैच जीतना है और मोइन खान ने 2 मैच जीतने हैं। हाँ। मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ब्राइट चांस है। देखें आप 17 साल के बाद टीम आई है, जैसे आप देखें उनका क्रिस्टल टर्नर जो है वो साथ रहता है, फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हमीद राजा साहब ने जो एफर्ट किया है इंग्लैंड की टीम को लाने के, हमारी सिक्योरिटी को लाने के, ये बहुत बड़ी एक टीम थी जो नहीं आ रही थी, वाहिद एक टीम थी इंग्लैंड नहीं आ रही थी सिक्योरिटी के खतरात की वजह से। मगर ये है कि हमारे वही पीछे पड़े हुए एजेंसी, लेकिन दरमियान में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी तो हुआ ना कि उनको होता रहता है। वो तो हर कोई कहता है, जो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कोई बुरे भी होते हैं वो करते हैं, मगर यह है कि इंग्लैंड को मैं वेलकम कहता हूँ, वो आगे हमारी क्रिकेट को फरोग मिला और हमारी टीमों का एक दरवाजा खुल गया कि जी पाकिस्तान सेफ कंट्री। अभी वो हालात नहीं रहे जो आज से कोई 5-6 साल पहले होते थे, मगर यह कि आप देखें आगे इंग्लैंड ने फिर दिसंबर में आना है, फिर न्यूजीलैंड ने आना है, यानी कि यह है कि हमारी क्रिकेट के जो दरवाजे जो रुके हुए थे, श्रीलंका में जो इंसिडेंट हुआ था, शुक्र है अल्लाह पाक का वो काले बादल झड़ गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो मैदान है वो रोशन हो गए। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया कभी आएगी पाकिस्तान, आ सकती है? नहीं, क्यों नहीं आ सकती जी। अगर वो देखें, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, ऐसी वैसी बात को नहीं। हमारे कई लोग हैं, हमारे इंडिया के आपके भी होंगे, वो दोस्ती यारी चलती रहती है, मगर यह है कि खुदा करे कि हमारे ऐसे अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। देखें जो क्रिकेटर है ना, अब देखें ना इंडिया आईसीसी इवेंट खेल रहा है, एशिया खेल रहा है, वो अभी इंग्लैंड ने अभी एक ऑफर किया जी आप दोनों कंट्री जो हमारे इंग्लैंड में आगे खेलने हम तैयार। देखिए इंडियन कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे, उनको गेट मनी बहुत है, उनको बड़ा पैसा आएगा, उनको पता। देखिए एशिया सीरीज होती है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी एशिया सीरीज हो ना पाकिस्तान और इंडिया की हो। जो नहीं भी क्रिकेट पसंद करता है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जंग है ये, तो वो इस तरह से हो। मेरे ख्याल से ये क्रिकेट होनी चाहिए हमारे दोनों कंट्रीज के लिए, फैंस के लिए जो है ये क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आना जाना लगा रहना चाहिए। क्रिकेट ही खेली ना हमने, दावतें खिलानी उनके कल्चर डिवाइड करना हमने। एग्जैक्टली, और ये एक अच्छा पैगाम भी है, हार्मनी का पैगाम जाता है एक दूसरे के लिए। पॉलिटिकली आप जो मर्जी करते रहिए, वो एक साइड पे रख दें, मगर एक गेम को गेम की तरफ रहने दें आप। अच्छा, गेम को गेम की तरह ले भी रहे हमारे प्लेयर्स, आपने देखा एशिया कप में भी एक बड़ा ग्राउंड में दोनों तरफ से एक बड़ा मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा था, बड़े अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ मिलाया जा रहा था। ये देखिए एक वही मैं कहता हूँ, हम आपस में आफ्टर ग्राउंड मैच में बड़ा अच्छा ताल्लुकात होते हैं, मगर वही बात है थोड़ा हमारा पॉलिटिकली थोड़ा उस पर आया हुआ है, मगर वो हट जाए, हमें गेम की तरफ जाने दें। ये दोनों नेशन का ये बड़ा होता है ये जी। अब रात को जो अमेरिका के जो सफीर थे उन्होंने भी कहा ये क्रिकेट जो 2 मुल्कों को मिलाती है, तो वो भी इस पे लगे हुए हैं। मैं दुआ को इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम भी ये दुआ करेंगे कि हो। लेकिन आपको क्या लगता है ये एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ है? मतलब न्यू जनरेशन आई है, इन्फ्लुएंस होती जा रही है इस वजह से? पहले हम देखते थे बड़े लड़ाई झगड़े होते थे इंडिया मैच का, जब पाक का मैच होता आपको देखा होगा जुवे मियादा, ये बड़े बड़े क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी, ये सारे। हाँ, देखिए वो हीट ऑफ द मोमेंट आपको क्रिकेट में देखो, आप वो 1 अरब 22 करोड़ वहां में, हम 22 करोड़ में, हमारे दोनों कंट्री में क्रिकेट लवर्स बहुत हैं, एक बड़े जुनून है पाकिस्तान और इंडिया के जो लोगों में, वो देखना चाहते हैं। मगर देखिए हम ग्राउंड के अंदर हम वो हंसते नहीं है, यानी कि आफ्टर द ओवर या उस तरह करके हम थोड़ा मिल लेते हैं, और इस तरह नहीं है कि आप अहे तू मुझे छक्का मारता जा मैं हंसता जाऊं, ये ऐसा नहीं है। कि अगर वो छक्का खाएगा तो हमने भी लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऐसी बात। लेकिन इस तरह एक अच्छी चीज होती है, अच्छा जेस्चर होता है कि आप मिल मिला के काम कर रहे हैं और मैदान में आप खेल रहे हैं। हार जीत तो मुकद्दर है, वो किसी को कह नहीं सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है, हार जाए कोई मसला नहीं है। मगर ये है कि इंडिया पाकिस्तान में तो कहता हूँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हमीद राजा साहब है, एक क्रिकेटर भी हैं, मायना कमेंटेटर भी रहे हैं, और उनकी खिदमत भी बहुत पूरा वर्ल्ड जानता है उन्हें। और उनकी कोशिशें हैं, वो देखें अभी जूनियर लीग करवा रहे हैं, उसके बाद देखें आगे उनके बड़े प्लान्स हैं, और क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वो अपने पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर चल रहे हैं। मगर यही है कि हम भी चाहते हैं कि वो तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ कर रहा है, हमारे प्लेयर्स भी कुछ कर ले, उनसे रिक्वेस्ट है ये। और जनाब अगला जो 2 मैचेस हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, मैं तो ये कहूंगी कुछ भी आमिर साहब हो सकता है, पलटा कोई भी टीम खा सकती है, लेकिन अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हम आपके साथ फिर भी हैं और आपको चीयर अप करते रहेंगे। आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि लाहौर में भी मैदान सज चुका है क्रिकेट का, और 2 मैचेस की सीरीज बाकी रहेगी। ये 2 मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो मुकाबला चल रहा है। अब देखते हैं जनाब, कल तो पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबला जीत लिया है 6 ओवर से, लेकिन कल देखते हैं कि जनाब क्या होगा जब अगला मुकाबला होगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
और हमने आपकी मुलाकात करानी है। बहुत ही खूबसूरत जो है अभी जो गाना गाया है हमारे साथ सावन अली हैं जो सिंगर हैं, उनके साथ कामरान अमजद हैं जो कि गिटारिस्ट हैं, और नदीम शफी ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी सिंगर हैं। तो आप तीनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप तीनों ठीक ठाक हैं? सावन लिटरली बहुत अच्छा गाया है आपने गाना। और कैसे स्टार्ट किया आपने सिंगिंग में, कैसे आया? मैं बेसिकली तो बिलोंग करता हूँ सरगोदा से। अच्छा। तो प्रोफेशनली यानी कि कॉलेज से ही स्टार्ट किया फिर मैंने। तो उसके बाद मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप कोशिश करें इसको प्रोफेशनली करने की। अच्छा। तो फिर मैंने सरगोदा से सीखा। ओके। और उसके बाद मेरा अपना म्यूजिकल बैंड मैंने बनाया, दोस्त है मेरे साथ। तो अब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मॉर्निंग शोज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ प्रोफेशनल बेसिस पे। चले क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा नदीम, आप कैसे आए सिंगिंग के करियर में, किस तरह स्टार्ट किया? बेसिकली स्कूल से ही मैंने स्टार्ट किया था, और जो इवेंट्स होते थे स्कूल में वहाँ पर परफॉर्म करते थे। तो एक दिन परफॉर्मेंस के दौरान मेरी एक टीचर थी और उनका नाम है मिस नादिया। अच्छा। मिस नादिया बाबर। तो उन्होंने मुझे सुना, और सुनने के बाद उन्होंने फिर अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो क्या आप ट्रेनिंग लेते हो? मैंने कहा नहीं मिस। तो कहती मैं आपको ट्रेन करती हूँ। तो मुझे बेसिकली उन्होंने ट्रेन किया, और फिर 2008 में वो मुझे ATV प्रोग्राम था मस्ती ही मस्ती, उसमें मुझे उन्होंने पार्टिसिपेट भी करवाया, और मैंने फर्स्ट प्राइज विन किया था। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा फिर क्या सुनाने वाले हैं नदीम आप सबसे पहले हमें? मैं वही सॉन्ग सुनाने वाला हूँ जो मैंने ATP पर परफॉर्म किया था, इब्रारुल हक साहब का दिसंबर। जनाब ठीक है, माइक। भीगा भीगा सा दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, हमको सजनी की याद आई है, भीगा भीगा सा दिसंबर है। जनाब दिसंबर अभी आया नहीं, लेकिन आपने माहौल बना दिया है दिसंबर वाला। अच्छा कामरान, आपने कब से ये गिटार बजाना शुरू किया? मैंने ये स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। ओके। सो मैंने तब से स्टार्ट किया, देन मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, लाइक आई वाज क्रेजी जब मैंने स्टार्ट किया गिटार। सो तब से अभी तक आई गॉट एडमिशन ऑन माय म्यूजिक बेसिस। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में म्यूजिक बेस पे एडमिशन लिया, मैंने ट्रायल दिया, देन आई गॉट सिलेक्टेड, और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी का प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ, लीड गिटारिस्ट हूँ। सो इसी तरह आपका करियर स्टार्ट हुआ। तो आप दोनों शुरू से साथ थे या बाद में आके? आपका ताल्लुक वैसे लाहौर से ही है कामरान? नहीं, मेरा ताल्लुक एक्चुअली जेहलम से है। अच्छा ठीक है। हम इसी तरह बस म्यूजिकल कांटेक्ट के थ्रू हमारा इनके साथ रब्ता हुआ, और ठीक है पर वो साथ एक बाउंड बन गया। जी बन गया बिल्कुल। असल में मैं इनसे पहले हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे अहमद हसन, गिटारिस्ट हैं वो बड़े अच्छे, उनके साथ मैंने ना काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग शोज़ किए हैं। तो वो उनकी जॉब होगी तो उन्होंने बोला सावन भाई मैं आपको सेम अपने जैसे गिटारिस्ट भाई देता हूँ, तो आप उनके साथ कंटिन्यू करें। तो फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ चलिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। अच्छा सावन, प्रोफेशनली किससे सीखा है? होता है ना कोई हमारा उस्ताद होता है जैसे हम प्रोफेशनली सीखते हैं, किससे सीखा? प्रोफेशनली जब मैंने स्टार्ट किया था तो सरगोदा से मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, अहमद नवाज साहब है उनका नाम। तो बेसिकली जब मैं उनके पास गया था तो मुझे पता चला था कि ये रिदम पे कैसे करना है, या सुर क्या है, ये चीज़ क्या है, मुझे पहले नहीं था पता इस चीज़ों का। वो प्रोफेशनली उनसे सीखा। तो उसके बाद फिर मैं फैसलाबाद से अली शेर साहब हैं सारेगामापा में ना 2010 इंडिया से विन करके आए थे, तो मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं। फिर उनसे मैंने ये क्लासिकल के बारे में को थोड़ा बहुत सीखा मैंने। तो प्रोफेशनली फिर अपने म्यूज़िकल बैंड के साथ जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में फिर एक्सपीरियंस बढ़ता गया आगे, और इसको कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो आपने प्रोफेशनली किससे सीखा? कोई उस्ताद है आपका नदीम? जब मैं 2008 में मिस नातिया थी तो वो एक एकेडमी थी इचरा में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जो टीचर थे वो अब उनकी डेथ हो चुकी है। वो जब
थोड़ी सी क्लासेस ली थी तो बेचारे डेथ हो गई। उसके बाद आप खुद उसके बाद फिर मैं खुद ही प्रैक्टिस करता रहा घर में, और जो इवेंट्स होते थे कॉलेजेस में, और फिर इसके बाद जब जॉब स्टार्ट की तो वहाँ पर जो दोस्त थे वो प्रमोट करते थे आगे, तो इसलिए फिर आहिस्ता 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 तो अभी इरादा है कि प्रोफेशनली इस चीज को लेकर चलने का, परसू करने का? जी प्रोफेशनली इंशाल्लाह जरूर इसको अब स्टार्ट करें, आगे लेकर चलने का इरादा रखते हैं। जॉनरा किस तरह का पसंद है नदीम? मुझे बेसिकली जो क्लासिकल उसी चीज को आगे लेकर चलना चाहेंगे। अच्छा सावन, आपको किस तरह का जॉनरा पसंद है? क्या ज्यादा म्यूजिक? मुझे ज्यादातर इसलिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या काफ़ी ज़्यादा बुलाते हैं कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि आपने पॉप, रॉक, सराइकी, पंजाबी, यानी कोई कुछ भी गाना है आपने, यानी कि मैं सेम उसी में आप उसी रंग में ले, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा ऑडियंस बैठी है ना तो किसी का दिल कर सकता है कि ये सुना दें, ये सुना दें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सब कुछ सुना सकता हूँ कि मैं आतिफ असलम है या राहत साहब हैं या नुसरत साहब हैं, गुलाम अली साहब तक भी मैं उनको भी। क्या बात है, तो आपने आतिफ का नाम ले लिया है, तो बहुत से डाई हार्ड फैन हैं आतिफ असलम के पाकिस्तान में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप उनका कोई गाना सुना दें, आपके भी फेवरेट है? जी मेरे फेवरेट। चले जी फिर उन्हीं का गाना सुना दें। मैं उनको उस्ताद भी मानता हूँ और हमारे लेजेंड है माशाल्लाह, जरूर उनका नाम है वर्ल्ड में, तो उनका एक सॉन्ग बहुत अच्छा है जी। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, मेरे यार होना था प्यार। ओ शहर में घर मेरा हो गया, हो गया, सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, मेरे यार होना था प्यार। क्या बात है जनाब, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सावन, बहुत अच्छा। सावन, अगर इस इंडस्ट्री के बारे में मैं पूछूं तो न्यू कमर्स को कितना मौका दिया जाता है, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास कि वो आके अपना टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं? अपनी अगर दिल से बात करना चाहूँ ना तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा लाहौर न्यूज़ की, जो माशाल्लाह न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज जो अदर चैनल्स हैं यानी कि उन पे तो फिर ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोफेशनल वीडियो है या आपके पास अच्छा नेम है तो फिर ही आप जा सकते हैं। तो लेकिन वो ऐसे जैसे आप माशाल्लाह प्रमोट कर रहे हैं, न्यू टैलेंट को आगे चांस दे रहे हैं, ऐसे कम ही होता है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल के कि आप हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेज इतना अच्छा। तो लेकिन यही है कि मेहनत करके आगे आना चाहिए। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, फोकस आजकल चल रहा है कि आप रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं, अच्छा पैसा लगा लेते हैं, जब आपको लाइव करना पड़ता है उधर जाके फिर पता चलता है कि सिंगर कितने पानी में है। सबसे मुश्किल काम ये होता है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मैं लाइव शोज़ करता हूँ और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आता क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल काम करता हूँ। तो
तो इसलिए आजकल पैसा लगा के वीडियो ऑडियो तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, फिर उधर पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कितने जो काम करने के लिए। तो इसलिए बस यही है कि सबसे कि आप कोशिश करें कि साथ साथ सुर को और रिदम को और अपने थोड़ा सा रियाज को, प्रैक्टिस को साथ साथ रखें, ताकि आपको आगे जाके कोई मसला ना पेश आए। बिल्कुल, ऐसी बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा कामरान, आपसे जानना चाहूंगी, आप बगैर जो सिंगिंग है उसके बगैर गिटार बजा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सोलो गिटारिस्ट हूँ एक्चुअली। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो क्या हमें आप गिटार पे सुनाएंगे? श्योर। सो मेरे पास एक आइटम है, हॉलीवुड की आइटम है, टाइटैनिक का सॉन्ग है, माई हार्ट विल गो ऑन। क्या बात है जनाब, वेरी गुड। सो मैं वो प्ले करूंगा, माई हार्ट विल गो ऑन इन फिंगर स्टाइल। सो मोस्ट एडवांस स्टाइल है गिटार। सो सूदिंग इफेक्ट आता है ना जब आप इस तरह की चीजें सुन रहे होते हैं। अच्छा तो कामरान, आपका इरादा है कि अच्छा गिटारिस्ट तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिंगर भी बन सकता हूँ कि नहीं? हाँ, मुझे शौक है सिंगिंग का। अच्छा। गाता हूँ, लेकिन नॉट, आई एम एक्चुअली इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों के सामने नहीं गा पाता। सो बेसिकली घर पे गाते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने साथ गाते हैं। सही हो गया। चले कोई मसला नहीं, लेकिन आप इतने अच्छे गिटारिस्ट हैं तो इसी में आप अपना करियर बना लेंगे। तो नदीम, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? किसको पसंद करते हैं कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ? बेसिकली मैं सबको सुनता हूँ और सबको परफॉर्म भी करता हूँ। अच्छा। और कोशिश करता हूँ कि मजीद सीखूं खुद ही से, क्योंकि कोई टीचर नहीं है, तो इसलिए अभी मैं घर में ही ऑडियो सुनकर तो प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मुझे मेहदी हसन खान साहब वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या बड़ा नाम फतेह अली खान साहब, लेजेंड है हमारे, उन्हें कौन नहीं पसंद करता। बड़े सगीर में माशाल्लाह उनका नाम है। और जैसे आतिफ असलम है, ये इनको भी सुनते हैं। और जो बचपन में मोस्ट फेवरेट थे मेरे, वो इब्रार रहमान। अच्छा ठीक। तो मेहदी हसन साहब अगर आपको पसंद है तो उनका कोई आप कोई जी शो ट्रैक हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। तो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाएंगे नदियाँ सागर जैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तुझसे है ये जिंदगानी
तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा, साथी कभी तू ना रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा, मेरे सनम तेरी कसम, तुझसे है वादा ये मेरा, ऐसे रहेंगे नैन और निंदिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया आपने। और क्लासिकल में ख्याल से अच्छी खासी आपकी ग्रिप भी लगती है।